affects industry structure। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कल हमने समझा था जनाब, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पे हमारी बात हुई थी ना। बिल्कुल जनाब, बात हुई थी हमारी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पे। 5 फोर्सेस मिलके इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो 5 फोर्सेस कौन सी हैं? बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हैं, नंबर 2 बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है, नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी है, नंबर 4 थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स हैं, नंबर 5 थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स हैं। ऐसे ही था जी ना, ठीक हो गया। हम लोग जो है इंटरनेट इनको अफेक्ट करता है। मैं यहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। रिटेल इंडस्ट्री में भी कौन सी इंडस्ट्री? ग्रॉसरी स्टोर वाली। मैं हर दफ़ा यही एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ, उसकी वजह क्या है इसकी समझ आ जाती है। रिटेल इंडस्ट्री में भी ग्रॉसरी स्टोर्स वाली इंडस्ट्री ऐसी है। ग्रॉसरी स्टोर मतलब करियाना स्टोर जाते हैं ना कि ज़मीन से खुद ही चीज़ें निकाल लेते हो, जाते हो ना करियाना स्टोर। ओके जनाब, इंटरनेट आया, पहले क्या था? ये कस्टमर साहब हैं, ये कस्टमर हैं, ठीक है जनाब जी, थैंक यू। अब उधर रख दे, मैं ले लेता हूँ। ये कस्टमर है, इसके पास क्या ऑप्शन थी? दुकान ए, दुकान बी, 2 ही ऑप्शन थी हैं। ये दुकान वाला कहता था 100 की बेचनी है, ये भी कहता था 100.50 का एक पैकेट बेचना है। इस बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होते थे, है ना? ठीक हो गया। अब जब इंटरनेट आया तो इसने दुकान पे जाने से पहले जो है वो क्या किया? स्मार्टफ़ोन निकाला, स्मार्टफ़ोन से इसने चेक किया। क्या चेक किया कि जनाब फ़लाँ कमोडिटी जो है जो मैं बाय करने जा रहा हूँ ये कहाँ से मिल सकती है। इसने कहाँ से चेक किया? OLX.com से चेक किया, इसने दराज.pk से चेक किया, ठीक हो गया। इसने इम्तियाज़ सुपर मार्केट की जो है वो वेबसाइट निकाली और वहाँ से जो है इसने चेक किया। क्या चेक किया? इसने प्राइसेस जो हैं वो चेक की, इसने क्वालिटी का जो है वो डिफरेंस जो है वो चेक किया, इसने अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इसने चेक की। अब ये चेक करने के बाद मार्केट जाता है, मार्केट में कहता है 100, ये कहते हैं 100 रुपये, ये कहता है जनाब 95 की देनी है, 95 पर यूनिट देना है। वो कहता है जनाब इतने तो मिलता ही नहीं है। वो कहता है जनाब OLX से मिल जाता है, दराज.pk से भी मिल जाता है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी दे देती है, कारफर से भी मिल जाता है होम डिलीवरी के साथ। अब इसको क्या पता लगा? दुकानदार को इसका पता लगा कि ये कस्टमर तो वेल इन्फॉर्म्ड है, मैं इसके साथ बार्गेन नहीं कर सकता। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो ये कस्टमर मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये दराज पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा देगा या 1 रुपये एक्स्ट्रा देगा और सामान वापस मंगवा लेगा। तो इससे क्या हुआ? कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई। ऐसे ही है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई, दुकानदार की यानी हमारी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। तो मैं किस पर्सपेक्टिव से लिखूँगा? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई। सही है। अब बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री है। मेरे पास इंटरनेट आ गया, मुझे पता लगता है कि इंटरनेट से ही पता लगता है कि फौजी वालों का अवेलेबल है, वो तो मुझे पहले ही पता था। DG सीमेंट है और फौजी है, DG सीमेंट है, मैपल लीफ है, सही है। और ये सारे एक ही रेट पे दे रहे हैं और मैं इनके साथ बार्गेन भी करता हूँ, जाके इसको कहता हूँ कि DG सीमेंट जो है वो 50 रुपये कम बोरी दे रहा है, वो कहता है जाओ दफ़ा हो, वहाँ से ले लो जाके। तो हर इंडस्ट्री में इंटरनेट जो है वो इक्वली अफेक्ट नहीं करता, इन द सेम वे अफेक्ट
नहीं करता। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। सर जो अभी आपने एग्जांपल दी कि डीजी वाले 50 रुपये कम में देते हैं, तो फिर वो फौजी फर्टिलाइजर वाले अपने कस्टमर क्यों छोड़ेगा? ये एक कस्टमर होगा जो कि मिसाल के तौर पर इसने 100 बोरी खरीदी, वैसे 50 रुपये का फ़र्क होता है, कोई नहीं 5-7 रुपये का ही फ़र्क होता है। तो वो 5-7 रुपये से कहते हैं कोई बात नहीं यार, आपने ख़रीदना है तो वहाँ से जाके ले लीजिए। वो बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाए तो वो फिर इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या किसी एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, हम तो जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो हर इंडस्ट्री में इंटरनेट इन द सेम वे अफेक्ट नहीं करता। पेपर में आ जाता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? कॉमन सेंस, जो कि कॉमन मैन के पास नहीं होती है। ठीक है, हमें वो इस्तेमाल करना पड़ेगी। लाइकवाइज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, वो भी इंक्रीज होती हुई नज़र आती है। सही है, क्यों इंक्रीज होती हुई नज़र आती है? ये दुकानदार है, पहले ये गाड़ी वाला था, राइट। अब ये गाड़ी वाला जो था पहले इसको बेचता था, इसको बेचता था, इसके पास 2 ही कस्टमर थे। अब इसके पास जो है घरों से भी ऑर्डर आते हैं। अब इसके पास जो है वो छोटी छोटी मतलब इस घरों से एक तो ऑर्डर आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रखा है, ऑनलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम, तो इसके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बढ़ गए। ठीक हो गया। नंबर 2, इसको मज़ीद पता लग गया हुई मार्केट में तो इन 2 के अलावा और भी है ना, तो फिर भी नंबर ऑफ़ ऑप्शन बढ़ गए। अब ये कहते हैं कि जनाब हम आपसे जो है वो 93 से ज़्यादा नहीं हम आपको पे करेंगे। ये कहता है कि जनाब 96.75 पे देना है, लेना तो लो, नहीं तो मैं ऑनलाइन वालों को जाकर बेच दूँगा, या मुझे मार्केट में और दुकानों का भी पता लगा है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग कंपैटिटर जो है ये भी बढ़ गई, ये भी इंक्रीज़ हो गई। अब ऑनलाइन वाले ये दुकान बनानी है, मिस्टर ए ने दुकान बनाई, ये भी बनाई, इन्होंने कम से कम जो है वो 50 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। ठीक है, इन्होंने पहले दुकान खड़ी की, एडवांस बनाया, अंदर रैक शैक लगाए, फिर सामान डाला, फिर बत्तियाँ शत्तियाँ, फिर मज़दूर वगैरह लेबर लड़के हायर करना, वो 50 लाख रुपए से इन्होंने। अभी ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, 50,000 रुपये की वेबसाइट बनवाई, घरों में थोड़ा सा सामान रखा, स्टोर किया और कारोबार शुरू कर दिया। तो हर बंदे को पता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कम हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से हर बंदा इंडस्ट्री में एंटर हो गया, तो कंपटीशन जो है वो फिर इंक्रीज़ हो गया। ये कंपटीशन क्यों बढ़ा? ऑनलाइन जाने की वजह से। ठीक हो गया। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट हैं, मज़ीद लोग एंटर हो सकते हैं क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है। हर बंदा जो है वो 50,000 रुपया लगा के तो मज़ीद इंडस्ट्री में एंटर हो सकता है। थ्रेट फ्रॉम सब्सिट्यूट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। थ्रेट फ्रॉम सब्सिट्यूट, जहाँ ये मोबाइल पे गूगल कर रहे टी के साथ, टी के बारे में, वहीं पे इसको कॉफ़ी की ऑप्शन भी आ जाएगी, वहीं पे इसको सिगरेट की ऑप्शन भी आ जाएगी, रेड बुल की ऑप्शन भी वहीं पे आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट को पता है इंटरनेट के अंदर एआई है, उसको पता है ये नशई है। कभी हंस भी लिया करो, उसको पता है ये नशई है, तो वो क्या करेगा, वो फिर ये साथ साथ तो थ्रेट बढ़ जाता है कि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के तो उस तरफ जा सकता है। पक्का? मेरे भाई अम्मी की कसम उठाओ, अम्मी की कसम उठाओ। नहीं समझ आई? पक्का? उनकी कसम उठाओ। हाँ, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा। ठीक है जनाब, कोई लोला जी, इतना सही है, ख़त्म। ये तो छोटा सा ही खुद शुरू होती है, इसमें यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही है, कोई लोला इसमें, कोई लोला नहीं। आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कितने दिनों की क्लास शुरू हुए? 8-9 लेक्चर में 7 चैप्टर नंबर 7। बहुत हम लोगों ने फाइनेंस पोर्शन पे भी टाइम लगाना है। 21 दिनों में मैंने वो चैप्टर 14 ख़त्म किया है, वो 13 FRM वाला। सर उनकी तो 3 डेज़ अभी होती है। हाँ, तो फिर भी वो कंपैरेटिवली देख ली 21 दिन लगे हैं। 3 हफ्ते या फिर क्लास 21 लेक्चर लगे। 21 लेक्चर लगे।
हर डेरिवेटिव के साथ 6-6, 7-7 एग्जांपल्स हैं, यस वो क्लास में करवाई हैं मैंने हम भी वैसे करेंगे इंशाल्लाह। क्यों, वो परियां जिनको मैं इतना टाइम लग देता हूँ। सर उनमें होती है नंबर की। नहीं, उधर परियों के साथ अब वो तलब ख़त्म हो गई। चैप्टर नंबर कौन सा है, 7, कंपैटिटिव फोर्सेस। कंपैटिटिव फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सर जिस ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स जिनमें बिजनेस ऑपरेट करना होता है, वेरिएबल फैक्टर, वो तमाम वेरिएबल फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इधर पॉजिटिवली या फिर वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिवली अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उनमें इजाफा होगा। नेगेटिवली अफेक्ट करने का क्या मतलब है कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो कम होंगे। इन अदर वर्ड्स कंपनी के लॉसेस हैं उनमें इजाफा होगा। ठीक हो गया। अब उनमें हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे? नंबर 1 पॉलिटिकल फैक्टर्स, नंबर 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स, नंबर 3 लीगल फैक्टर्स, नंबर 4 सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, नंबर 5 टेक्नोलॉजिकल, नंबर 6 इकोलॉजिकल। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम फैक्टर्स हैं। ये इधर पॉजिटिवली ये जनाब हम लोगों ने पढ़ा इन चैप्टर नंबर 1 के जनाब पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। चैप्टर 2 में पढ़ा इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ा लेजिस्लेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 4 में पढ़ा सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा था, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी? हाँ। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं उन पढ़े अभी, और इकोलॉजिकल तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं। ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। लाइकवाइज कस्टमर जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, ऐसे ही जनाब। इसी तरीके से सप्लायर्स भी अफेक्ट करते हैं, कंपटीशन भी अफेक्ट करता है। उमेर भाई ऐसे हैं, सब्स्टिट्यूट अफेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से न्यू कमर्स भी अफेक्ट करते होंगे, हैं? ठीक है, न्यू कमर्स भी अफेक्ट। कस्टमर किस एंगल, कस्टमर को काफ़ी सारे तरीक़ों से, मतलब किस एंगल से हम लोग ये कह सकते हैं कि कस्टमर अफेक्ट कर रहा है? तो वो कहता है बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर जो है ये अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है ये भी अफेक्ट करता है, राइट। और फिर कंपटीशन जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो अफेक्ट करती है, कंपटीशन कितना टफ है। और सब्स्टिट्यूट की तरफ से थ्रेट कि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के सब्स्टिट्यूट की तरफ जो है वो जा सकता है। और लाइकवाइज थ्रेट फ्रॉम जो है वो न्यू एंट्रेंट जो है ये भी अफेक्ट करता है, राइट। ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया जनाब। इन तमाम फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स हैं, इन तमाम फोर्सेस को हम लोग कंपैटिटिव फोर्सेस कहते हैं। और ये कंपैटिटिव फोर्सेस किसने आइडेंटिफाई की थी? माइकल ई पोर्टर ने। माइकल ई पोर्टर कौन है? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में कंपैटिटिव स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है जी। ये भी मोया जिंदा है। और ये उसने मॉडल प्रेजेंट किया था कि ये 5 फोर्सेस उसने एक मॉडल की शक्ल में प्रेजेंट की थी, जिसे हम लोग पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की शक्ल में उसने बताया था कि ये कंपैटिटिव फोर्सेस जो हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हजूर इधर पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, राइट। पॉजिटिवली या लिहाजा यानी इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर कौन हो सकता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजर कहते हैं डायरेक्टर को जी, या सीनियर लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बंदे को कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो, नोट माय वर्ड, एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करें, एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली एनालाइज करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्ट्रैटेजीज डिवाइस करें। Now what is the difference between scanning and monitoring? Scanning and monitoring का मतलब है कि मैं सारे डेस्क को जो है वो देख रहा हूँ, ओवरव्यू ले रहा हूँ तमाम डेस्क को। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर को कहा जाता है कि इन तमाम फैक्टर्स को जो है वो ओवरसी करता रहे, इनको देखता रहे। मॉनिटर का क्या मतलब है? ये 6
और ये 5, 11 फैक्टर हो गए। इन 11 फैक्टर में जो ज़्यादा हिल-जुल शो कर रहे हैं ना, जो हिल-जुल शो कर रहे हैं ना, उसको गौर से देखना शुरू कर दे, उस पर ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर दे। दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। और फिर एनालिसिस का क्या मतलब है, ये मॉनिटरिंग है। अब ये देखो कि जनाब ये फैक्टर ज़्यादा हिल-जुल शो कर रहे हैं, इस फैक्टर के हिलने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। डन। और ये क्या है, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाइए। अच्छा जनाब, ये फैक्टर जो है या तो पॉजिटिव हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हजूर पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है और किस तरीके से इस इम्पैक्ट को कैश करवाया जा सकता है। अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उस इम्पैक्ट को कैसे एनकाउंटर किया जा सकता है। लॉजिकल बात है। एनकैश का मतलब है उसको कैश कैसे करवाया जा सकता है, उससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। एनकाउंटर का मतलब है उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। डन। लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। सर ये क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है? जी बिल्कुल, ये हमारे सिलेबस, क्या हमारे चैप्टर नंबर 7 में ये अल्फाज लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो सर हमारे सिलेबस का पार्ट कैसे है? चैप्टर नंबर 13 ये कहता है। अब चैप्टर नंबर 12 हो गया। ठीक हो गया जनाब कि हमें ऐसे करना है। वैसे भी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनालाइज का मतलब है कि उसके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करें। मालूम पड़ता है कि जनाब पॉलिटिकल टर्बुलेंस आने वाली है, पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने वाली है। वो कहता है कि एनालाइज करो, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो जो तुम्हारी कंपनी है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या आएंगे, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक हो गया, ताकि तुम कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सको। डन डन डन, ओके हो गया। अब बात करते हैं कि जनाब मुझे इसका मतलब यह है कि ये जो भी बात की है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है, तवज्जो से सुनिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर को स्कैन मॉनिटर करे, देखे कि ये बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। यही है स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर पर नज़र रखे, देखे कि ये इंक्रीज हो रही है कम हो रही है। ऐसे ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को देखे, बढ़ रही है कम हो रही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट देखे, बढ़ रही है कम हो रही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स जो है वो देखे, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब सवाल क्या पैदा होता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजर कहता है हजूर मुझे ये तो कह दिया कि बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर पे नज़र रखो और देखो कि ये बढ़ रही है कम हो रही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजर सवाल करता है, डायरेक्टर सवाल करता है कि मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बढ़ रही है या कम हो रही है। जेन्युइन सवाल है ना। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर की कॉमन सेंस काम कर रही है ना। तो फिर आगे माइकल पोर्टर कहता है हजूर देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट इंडिकेट इफ बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स है दैट इंडिकेट इफ द बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। डायरेक्टर सवाल करता है, खुश हो जाता है, चलो मुझे पता लगने लगा क्या है। नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक हो गया। नंबर ऑफ कस्टमर इज अ फैक्टर दैट हेल्प अस टू डिटरमिन इफ द बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इज हाई और लो। नंबर ऑफ कस्टमर डिटरमाइंस या helps an organization to determine if the bargaining power of customer is higher or lower है। ठीक हो गया। एक कंपनी ईडा तो आइंस्टाइन 10 से लगा थी मैं, ये कंपनी है ABC XYZ लिमिटेड कंपनी है। इसके पास कस्टमर्स की कमी कोई नहीं है, हर वक्त कस्टमर की लाइन लगी रहती है, हर वक्त कस्टमर की लाइन लगी रहती है। उसमें से एक कस्टमर आता है, ये नॉर्मली कितने की चीज़ बेचता है? 100 रुपये की चीज़ बेचता है। एक कस्टमर आता है, वो कहता है मैं तो 90 रुपये दूंगा। वो कहता है यार हम 90 की नहीं देते, 100 रुपये की देते हैं। सही है। ये कहता है नहीं यार मैं तो 90 की दो। उसे कहता है भाई साइड पे हो जा, लाइन लंबी लगी हुई है, मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है, तुझे 90 की जहाँ से मिलती है वो ले ले। यहाँ के जो कंपनी का जो मालिक है उसको टेंशन होगी कि एक कस्टमर मुझे छोड़ के चला जाए? नहीं छोड़। क्यों?
क्योंकि उसके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो भैया यहाँ से पता लगता है कि अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो कंपनी की बारगेनिंग पावर हाई है और कस्टमर की बारगेनिंग पावर जो है वो कम है। जब कंपनी नंबर ऑफ कस्टमर्स कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा हैं तो कस्टमर की बारगेनिंग पावर कम है। ठीक हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ परचेज। यहाँ पे कर लेते हैं। XYZ लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इसकी टोटल जो सालाना सेल है ना वो है 1 मिलियन की, 10 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए एक कस्टमर से आते हैं। 6 लाख रुपए की सेल एक कस्टमर को की जाती है, यानी 6 लाख का सामान एक कस्टमर परचेज करता है। 50,000 का एक कस्टमर परचेज करता है। 1,25,000 का दूसरा कस्टमर परचेज करता है। फिर उसके बाद 75,000 रुपये का एक कस्टमर जो है वो परचेज करता है। कितना हो गया? ये एक 25 हो गया है, 8.5 हो गया, पीछे 1.5 रह गया। ये लो, ये 1 लाख रुपए एक और सेल करता है और परचेज करता है, और ये 50,000 रुपया। ये कितनी सेल है? 10 लाख रुपए की। अगर ये कस्टमर छोड़ दे तो कंपनी के रेवेन्यू पे कितना डेंट पड़ेगा? 60%, है ना? 60%, यानी कंपनी की रेवेन्यू विल ड्रॉप फ्रॉम 100% टू 60% है। 40% का जो है वो डेंट पड़ेगा, 60% का जो है वो डेंट पड़ेगा। 100% से 40% पे आ जाएगी, 60% का डेंट पड़ा। कंपनी ये चाहेगी? नहीं चाहेगी। अगर ये साहब छोड़ देते हैं, ये वाले साहब, कितना डेंट पड़ेगा? 5% का, ठीक है ना? 5% का। ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? किसको नाराज़ करना चाहोगे? इसको नाराज़ करना चाहोगे? इसको नाराज़ करना चाहोगे? ये कहता है कि जनाब आइंदा हम आपसे 100 का नहीं 97 का एक यूनिट जो है वो परचेज करेंगे। ये कहता है नहीं जनाब वारा नहीं खाता, ये है वो है। ये कहता है कि जनाब हमें भी वारा नहीं खाता, हमें हमारी भी मजबूरी है, अगर कस्टमर नहीं ख़रीदता। तो आप क्या करोगे? आप इसकी बात है मान लेंगे, क्योंकि ये कहता है कि जनाब देखो यार अब हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है, 97.25 पे तो मार्केट से मिल रहा है, एक और नई कंपनी जो है वो मार्केट में आई है वो 97.25 पे दे रही है। तो अगर आपको समझ आता है तो हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो हमें भी तो अपना फ़ायदा देखना है। तो ये मजबूरन इसकी बात मान लेगा। अगर यही तड़ी लगाए, उन्होंने कहा भाई ले लो जाके, वैसे ही 5%। तो बात समझ में आती है कि अगर वॉल्यूम ऑफ परचेज हाई है तो कस्टमर का बारगेनिंग पावर ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम ऑफ परचेज कम है तो कस्टमर का बारगेनिंग पावर जो है वो कम है। राइट? आगे भी देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद आ जाती है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर है, स्क्रीन चल रही है। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर है, स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर है। ये देखिए, ये है जनाब एक कंपनी XYZ लिमिटेड, इसने और एक कस्टमर है अहमद, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? अगले 5 साल तक हम आपको 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक हो गया जनाब? अगले 5 सालों तक 5। अगर आपने दरमियान में छोड़ना चाहा, आज 1 जनवरी 2020 है, दरमियान में छोड़ना चाहा, तो अगर मैंने छोड़ना चाहा तो मैं आपको 1 मिलियन पेनल्टी के तौर पे प्रेजेंट करूँगा आप, और अगर आपने छोड़ना चाहा तो आप मुझे 1 मिलियन दोगे। कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अगर टर्मिनेट करना है दोनों पार्टी से द कॉन्ट्रैक्ट की रजामंदी होनी चाहिए। 2 साल गुजरते हैं, मार्केट में एक नई कंपनी आती है ABC लिमिटेड। ये आकर की आवाज़ लगाती है कि सेम कमोडिटी मैं आपको जो है वो 93 की दूंगी। इसका दिल मचल जाएगा, इसका दिल ख़राब होगा कि नहीं होगा?
ख़राब होगा। अब ये इसको छोड़ना चाहेगा, यस सर। छोड़ सकता है। सर 1 मिलियन का 1 मिलियन का बंद गया। यस सर। अगर ये स्विच करेगा तो कितना पे करना पड़ेगा? 10 लाख। 1 मिलियन, 10 लाख रुपया। तो स्विचिंग कॉस्ट है। यस सर। अगर तो इसके लिए हाई है तो फिर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम है। अगर इसके लिए वो कम है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। यस सर। ठीक हो गया जनाब? सोने ठीक हो गया? यस सर। क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में ही हम लोग बन सकते हैं? और भी तरीके हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऐसी डिज़ाइन की जाती है, मिसाल के तौर पे हैं सर वैसे इधर देखिए, अगर उसको यहाँ 7 रुपये बच रहे हैं तो वो अगर ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रहा है, मैंने अभी क्या अर्ज़ फरमाई कि ये कैलकुलेट करेगा कि अगर तो ये मेरे लिए हाई है तो नहीं छोड़ेगा। तो ये हाई कैसे कहा मैंने? डेफिनेट बात है, वो कंपैरिजन करेगा, वो कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करेगा, यस सर। ठीक है, और वहाँ से देख लेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में हो सकता है? नहीं जनाब, प्रोडक्ट ही ऐसी डिज़ाइन की। आईफोन, आपके पास कौन सा मोबाइल है? वीवो। एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड में सैमसंग का ये नहीं है, सैमसंग का है। सैमसंग का डेटा जो है वो आईफोन में शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइम कौन सा मोबाइल लेना चाहोगे? दसते यार, शर्मा क्यों रहे हो? सैमसंग का। एंड्रॉयड लेना चाहोगे? क्यों? क्योंकि डेटा यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा। वो जो तस्वीरें अंदर पड़ी हुई हैं, वो जो वीडियोस अंदर पड़ी हुई हैं, वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। और आप तो उन वीडियोस को छोड़ नहीं सकते हैं, तस्वीरों को नहीं छोड़ सकते, यादगार है। ठीक है, पार्क में तस्वीरें खींची, कैंटीन में खींची, तो वो तो तस्वीरों से तो हम नहीं ना जान छुड़ा सकते। तो क्या हुआ, आप बंद गए, आप नहीं छोड़ सकते उसको। अगर तो आप समझते हैं कि मेरे लिए तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं तो नहीं जाओगे। आप बोलोगे यार सैमसंग का 50,000 रुपये महंगा ही है ना, कोई बात नहीं, अब और कमा लेंगे, आप वो ख़रीदोगे। इन दैट केस आपकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम है। यस सर। डन। चलिए चौथा क्या है? ओ भाई आ जा। सर वो पहले वाला वॉलपेपर ब्लॉक कर रहा था। हैं? पहले वाला वॉलपेपर ब्लॉक कर रहा था सर। क्या है? पहले वाला वॉलपेपर ब्लॉक कर रहा था सर। ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। लीजिए जनाब, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हो गया। नीचे मैंने एग्जांपल भी दे दिए, रियल टाइम एग्जांपल्स हैं। मोबिलिंग की, टेलीनॉर की, यूफोन की हैं। कस्टमर्स की स्विचिंग कॉस्ट हो गई बात। यस सर। तीसरा है कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है? कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है? आईफोन और सैमसंग वाली हैं? ये एग्जांपल हमारे पे करेंगे। कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है? कस्टमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कस्टमर की दो प्रेफरेंस हो सकती है, क्वालिटी, प्राइस। और अगर तो आपके कस्टमर की प्रेफरेंस क्वालिटी है और आप क्वालिटी आइटम दे रहे हो तो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आपके कस्टमर की प्रेफरेंस प्राइस है लेकिन आप महंगी आइटम्स डिलीवर कर रहे हो तो फिर कस्टमर किसी भी टाइम स्विच कर जाएगा। इन दैट केस कस्टमर की बार्गेनिंग पावर जो है वो हाई होगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो सामान नहीं दे रहे हो। राइट? कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेवल हो गया। इंफॉर्मेशन लेवल, वो कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेवल, यहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल वाली एग्जांपल देखी थी कि कस्टमर अगर वेल इन्फॉर्म्ड है तो वो आपके साथ बार्गेन कर सकता है, चिथड़े उड़ा के रख देगा आपके। आपको मजबूरन उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर कस्टमर इल इन्फॉर्म्ड है तो आप उसको ज़िबा कर सकते हो, आप उसको हलाल कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि कस्टमर के पास बार्गेन करने के लिए कोई बात ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ परचेज बाय ए कस्टमर हो गया कि अगर कस्टमर की परचेज जो है वो हाई है एज कंपेयर टू द टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, यानी कस्टमर जो है वो बड़ा क्लाइंट है कंपनी का, तो वो क्लाइंट कंपनी का लाडला होगा, कंपनी उसके साथ बार्गेन नहीं करेगी। इन दैट केस वी डू से दैट द कस्टमर हैज़ हाई बार्गेनिंग पावर। और जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रॉफिट्स। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर,
कि क्या आप अपने सप्लायर के साथ बारगेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सप्लायर 100 रुपये का एक यूनिट बेचना चाहता है, आप 95 का ख़रीदना चाहते हो। अगर तो आपकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा है तो फिर सप्लायर आपकी बात मानेगा, आपको सस्ता सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बारगेनिंग पावर कम है तो इसका मतलब है सप्लायर की बारगेनिंग पावर ज़्यादा है, सप्लायर 100 रुपये का बेचेगा। हर कंपनी अपने मुनाफे को देखती है, तो इसने अपनी मर्ज़ी का सामान बेचा तो इसका प्रॉफिट बढ़ा और उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट जो है वो फिर कम हो जाएगा। सर यही सारे पॉइंट्स इस पे उल्ट हो जाएंगे। नहीं जनाब, कह सकते हैं किसी हद तक। देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर तो नंबर ऑफ़ सप्लायर्स आपके पास ज़्यादा हैं तो आपकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा है, सप्लायर की बारगेनिंग पावर कम है। लेकिन आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, एक या दो सप्लायर है मार्केट में, इन केस ऑफ मोनोपोली, तो फिर सप्लायर की बारगेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ परचेज, अगर आप सप्लायर के बड़े क्लाइंट हो तो फिर सप्लायर की बारगेनिंग पावर जो है वो कम होगी, आपकी बारगेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद स्विचिंग कॉस्ट ऑफ सप्लायर, स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर ही कह लीजिए। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर ही कह लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरी कंपनी है, अहमद की जगह हम ABC लिख देते हैं और इनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो। अब यहाँ पे छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे, तो फिर इसका मतलब सप्लायर की बारगेनिंग पावर हाई है। ठीक हो गया जनाब, नंबर ऑफ सप्लायर्स हो गया। फिर नेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट ऑफ फर्म हो गया। स्पेशल प्रोडक्ट, हाँ अगर स्पेशल प्रोडक्ट है, अगर सप्लायर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाता है विच इज़ स्पेशल टू यू, स्पेशल प्रोडक्ट है, अगर ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जो कि स्पेशल टू यू है, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही एक कंपनी आपकी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट पे जो है वो बनाती है, तो इन दैट केस कंपनी बार्गेन कर सकेगी? वो हर दफ़ा सप्लायर जो है वो बार्गेन कर सकेगा। वो हर दफ़ा बोलेगा जनाब देखो ना मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मजबूरन हमें, अब आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए तो बना रहा है, मजबूरन आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि सप्लायर की जो बारगेनिंग पावर है वो हाई है। जी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ठीक हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है। अगर अच्छा सप्लायर ने जो है वो प्राइस बढ़ा दी फ्रॉम 100 टू 120, आपने कहा कि जनाब अगर अब मुझे इस पे मिलता है, पहले मैं कितने की बेचता था, पहले मैं 100 की ख़रीदता था, इसमें जो है 30 रुपये मुनाफा रखता था और मैं जो है वो 130 की बेचता था। अब सप्लायर ने क्या किया 120 की कर दी। अब अगर मैं मुनाफा इसमें रखता हूँ 30 की, तो ये मार्केट में कितने का बिकेगा? 150 का। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो बजाय इसके कि मुझे फ़ायदा, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। सही है, तो आप क्या करते हो, सप्लायर बी के पास जाते हो। सप्लायर बी के पास, मिसाल के तौर पे आप जो है वो कोई कमोडिटी एक्स जो है वो परचेज करते हो और अपने एज रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उसको प्रोसेस करते हो। सप्लायर बी के पास जो है वो भी कमोडिटी एक्स मौजूद है, सी के पास भी मौजूद है, डी के पास भी मौजूद है, वो सारे मोर और लेस इसी रेट पे सामान बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके मरने के चांसेस हैं। फिर आप क्या करोगे, मार्केट में तलाश करोगे कि कमोडिटी एक्स की बजाय क्या मार्केट में कोई और शय है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। अगर तो मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कमोडिटी दी है, तो इंस्टेंटली आप उधर शिफ्ट हो जाओगे। उससे क्या होगा, आपका सप्लायर जो है वो हिलेगा एक दफ़ा। जाने से पहले आप उसको बताओगे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उस केस में सप्लायर क्या बोलेगा, यार चल यार रेट पे बैठ के बात कर लेते हैं, उसकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो कम हो जाएगी। ये कैसे कम हुई, व्हेन द सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय यू या दैट इज बीइंग परचेज फ्रॉम द सप्लायर, उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ परचेज पे बात होगी हमारी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। कितना आसान है, आपने सिर्फ इनको पढ़ना है, पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम्पल जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें पढ़ने वाला क्या है, ये है और ये पॉइंट्स हैं, ये 2-2 3-3 लाइंस हैं, नीचे सारे वो जो भरे हुए हैं ना सफ़ात, वो एग्जाम्पल्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग।
और सादा ज़ुबान में लिखे हुए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। सर लिखते हुए जो प्रैक्टिस करते हैं तो हेडिंग लिख के उसका नीचे थोड़ा जी जी, 2 से 3 लाइनें लिखनी आनी चाहिए आपको। कोशिश करें एग्जाम्पल आप अपने अल्फाज में कोट कर सकें। अभी तक जो पढ़ा कोई मुश्किल लगाओ, बिलीव यू मी। अभी तक उमैर भाई नहीं पढ़ा ना? पढ़ा है। इंटेंसिटी तीसरा है मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मैंने 15 दिन में पूरा मैनेजरियल पोर्शन ख़त्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आएगा। MFA का मैनेजरियल पोर्शन सबसे पहले अदील साहब ने ख़त्म किया विद इन 15 डेज। हाँ, और वो भी डिटेल के साथ। यस सर। वो भी विद प्रैक्टिस, विद घंटे की क्लास है, विद वन आवर डिस्कशन, और वो भी विद मजाक। इंटेंसिटी यार ईमानदारी से बताओ, समझ आ रही है ना? डाइजेस्ट भी हो रहा है ना? हाँ। इंटेंसिटी ऑफ, अच्छा आप लोग ज़्यादा सही ना या मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ? सर आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते आप ज़्यादा सही ना या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? अच्छा तू ना मेरी तारीफ़ करें। वैसे ये कॉमन बीमारी है कि हम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। मुझे भी थोड़ी देर खुश हो लेने दिया करो। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जनाब, अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट्स कम होंगे, अगर कंपटीशन कम होगा तो डेफिनेट बात है हमारे प्रॉफिट्स में इजाफा होगा। कैसे पता लगेगा कि इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है या कम है? नंबर 1, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेट बात है अगर मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटर होंगे तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है जो कि हमारे पास नहीं होती। और अगर कंपेटिटर्स की तादाद कम है तो फिर डेफिनेट बात है हमारी जो है वो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। बेटा तवज्जो से समझिएगा, ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना, जितनी मैं बातें, इसी तरह की बातें सिनेरियो में 4 से 5 लाइन का सिनेरियो होगा उसमें की होंगी। सर समझ नहीं आता सिनेरियो में कैसे पढ़ें। जनाब ये सारे पॉइंट आपके ज़हन में हैं? ये सारे पॉइंट आपके ज़हन में होने चाहिए। सिनेरियो पढ़ रहे हो ना, जहाँ पे इनसे मिलती जुलती कोई बात आती है ठक से उसको हाईलाइट कर लो। बाकी जो डिस्कशन है ना वो चवल पुना है सिनेरियो में, वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मिस्टर ABC जो सुबह 7 बजे उठता है, फिर वॉशरूम जाता है, आधा घंटा वहाँ पे लगाता है, फिर निकलता है, दायां पाँव जूते में डालता है, फिर उसके बाद खाना खाता है, खाना खा करके तो वो बाज़ार जाता है, बाज़ार जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उसके साथ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ अगले 5 सालों के लिए करता है और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल पे वापस आ जाता है। मोटरसाइकिल पे वापस आता है तो उसका पंक्चर हो जाता है, टायर पंक्चर होता है, उसको इर्द गिर्द दुकान नहीं मिलती। उसको याद आता है मैंने तो रेट तय ही नहीं किया था, मैंने तो अगले 5 सालों के लिए। उसका दोस्त का फ़ोन आता है कि यार एक नई कंपनी मार्केट में आई है जो इस रेट पे बेच रही है, तो उसके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करियो। साथ ही पंक्चर वाला आ जाता है, वो बात उधर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके साथ वो पंक्चर लगवाता है, घर चला जाता है, कहता है अच्छा मैं घर जाकर। इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो इनसे रेलिवेंट थे। जी, स्विचिंग कॉस्ट पे बात की गई थी, बाकी सब चवल पुना था, ऐसे ही था। बाकी तमाम इंफॉर्मेशन डिस्ट्रैक्टर थी। हमें उस सारी इंफॉर्मेशन को स्किप कर देना है, स्किम कर देना है, स्कैन करना है फॉर दिस इंफॉर्मेशन। फॉर दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू स्कैन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो गिवन इन द पेपर है। चलिए जनाब, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं। मार्केट में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए है, इंडस्ट्री ए में कंपनी ए है, बी है, इंडस्ट्री ए में कंपनीज एक्स है, वाई है, जी है। ये तीनों कंपनी जो हैं वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं ए, ये बनाती है ए, ये बनाती है A+, ये बनाती है A-, है तो ए ही ना, मोर और लेस वो फीचर्स का थोड़ा सा फ़र्क है। टोटल आबादी है 24 करोड़।
24 करोड़। अभी तक इन तीनों की जो प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों की प्रोडक्ट्स का जो टोटल कस्टमर है वो है 6 करोड़। पीछे कितना बच गया? 6 करोड़ तक इनके पीछे इनका सामान 6 करोड़ लोगों ने खरीदा है। 18 करोड़ लोगों तक अभी प्रोडक्ट पहुंची ही नहीं है। तो अक्लमंदी क्या कहती है, इन 6 करोड़ कस्टमर्स के लिए लड़ाई की जाए या 18 करोड़ कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश की जाए, अप्रोच करने की कोशिश की जाए। इसका मतलब है कि मेरी इंटेंशन क्या होगी, 18 करोड़ में से नए लोग मेरे पास आ जाए। बी की इंटेंशन क्या होगी, ये मेरे पास आए। सी की इंटेंशन क्या होगी, ये मेरे पास आए। रादर कि जो एक्स का कस्टमर है वो मेरे पास आए, वाई का कस्टमर है वो मेरे पास आए, जी का कस्टमर है वो मेरी कोशिश है इनमें से लोग आए, ना रादर के इनके कस्टमर मेरे पास आए। तो कम इंटेंसिटी हमारी चेंज हो जाती है। कस्टमर्स तोड़ने के बजाय नए कस्टमर बनाने की कोशिश कर। देखो माशाल्लाह कितना ज़हीन बच्चा है, वो भी मेरी क्लास में। मेरी क्लास में वैसे नॉर्मली इस तरह के बच्चे होते नहीं हैं, ठीक है। कस्टमर तोड़ने के बजाय नए कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक प्रोडक्ट पहुंचाओ, वो खुद ही खरीद लेंगे। सही हो गया। तो हमारा कंपटीशन तो होगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे 21 करोड़ लोगों तक सामान पहुंच चुका है और पीछे 3 करोड़ लोग रह गए हैं, अब क्या होगा? अब वाई कोशिश करेगा एक्स से छीनने की और वाई कोशिश करेगा जी से छीनने की। एक्स जो है वो वाई से छीनने की कोशिश करेगा जी से, जी जो है वाई से और एक्स से छीनने की कोशिश करेगा। कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, क्वालिटी पे बात शुरू हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी पे बात जो है वो शुरू हो जाएगी। सही है। तो उससे क्या होगा, जब क्वालिटी बढ़ाते हैं मेरी कॉस्ट लगती है, जब प्राइस कम करते हैं तो मेरी कॉस्ट लगती है, जब एडवर्टीजमेंट की जाती है तो मेरी कॉस्ट लगती है, जब प्रमोशनल एक्टिविटीज स्टार्ट की जाती है तो मेरी कॉस्ट लगती है। प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज हो रहा है, प्राइस में बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े कंपैटिटर्स मौजूद हैं। तो अगर मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम है। अगर मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हाई है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स मार्केट में ज़्यादा हैं तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हाई है। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स मार्केट में कम है तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन भी कम है। डन। उस पर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है या इस तरह के कोई मैंने अल्फाज तय किए थे, वो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी पे। नंबर ऑफ फर्म्स हो गया, साइज ऑफ फर्म, ग्रोथ ऑफ आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी, आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी। आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंपनी बनी है जनाब एक्स, इसको जो है इसने जो है वो रेंट पे ज़मीन ली। रेंट कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जनाब 1 मिलियन यूनिट्स। ठीक हो गया। रेंट पर यूनिट कितना होगा? डिवाइड बाय 500,000 डिवाइडेड बाय दिस वन 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही होगा। 0.2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर इस पे फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन होती है तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 0.5 आ जाएगी। सुने, दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि सर मैं भी अच्छा हूँ इसलिए मुझे समझ आ जाती है। 0.50 है। अब अगर कंपनी जो है, यही सारा सिनेरियो हो, यहाँ पे कंपनी बना रही है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख यूनिट्स बना रही है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? करिए, कर ले कि कैलकुलेटर प्रेग्नेंट है। कैलकुलेटर हॉस्पिटल में एडमिट है। 1.76। हाँ, 1.66 पर यूनिट है।
कॉस्ट बढ़ गई। यस, कॉस्ट आपकी क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने प्रोडक्शन कम कर दी। प्रोडक्शन आपने क्यों कम की? कैपेसिटी नहीं थी। नहीं, कैपेसिटी तो आपकी 1 मिलियन यूनिट की है, सर हम लेकिन अभी प्रोडक्शन 3 लाख यूनिट की कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? आगे डिमांड ही कोई नहीं है। ये भी फैक्टर कस्टमर मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता? मार्केट में और लोग भी मौजूद हैं, क्वालिटी नहीं है। वो एक अलग बात है। मार्केट में और लोग भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपको YZABC से लड़ाई करना पड़ेगी। लड़ाई करना, मान लीजिए कि बाकी तमाम फैक्टर सेम है जो इनकी प्रोडक्ट्स में हैं, यस सर। ठीक है, तो आपको लड़ाई करना पड़ेगी ताकि Y का कस्टमर आपके पास आए, Z का कस्टमर भी आपके पास आए, A भी आपके पास आए, इसके कस्टमर भी, B के कस्टमर भी, और C के कस्टमर भी आपके पास आए। तो लड़ाई करने का मतलब क्या है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी हाई है। अगर आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन जो है वो कम है। गॉट इट बेटा? चलिए सिर्फ एक मतलब हम कांस्टेंट चीज़ को assume कर रहे हैं जी, सर, इतना तो स्कोप नहीं है बेस पॉइंट का। मतलब हम यही कह रहे हैं कि डिमांड जो देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। Yes. अच्छा, अगर तो आप ये समझते हैं ना कि इनमें से एक फैक्टर डिटरमिन करता है कि बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कम होगी या ज़्यादा होगी, ये हमारे सिर्फ पेपर की हद तक डिटरमिन करता है। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये सारे फैक्टर्स देख कर के डिटरमिन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि सप्लायर तगड़ा है या मेरी कंपनी तगड़ी है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जिट बैरियर्स। एग्जिट बैरियर्स है, अगर किसी बंदे को अगेन एंड अगेन लॉस हो रहा है, अगर किसी बंदे को अगेन एंड अगेन लॉस हो रहा है तो वो क्या कर सकता है? कोशिश करे कि बेहतर मुनाफा हो, कस्टमर आपकी तरफ है, लेकिन तब भी ना हो तो फिर घर वाले क्या मशवरा देते हैं? फैक्ट्री बंद कर दो। सही है, फैक्ट्री बंद कर दो। यानी मैं ये कह सकता हूँ अंग्रेज़ी में कि एग्जिट फ्रॉम इंडस्ट्री। अगर तो आप इंडस्ट्री से आसानी बाहर आ सकते हैं तो फिर आपको compete करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना करना था वो कर लिया अब आपको। लेकिन अगर इंडस्ट्री से बाहर आना इंतहाई मुश्किल है, आप नहीं निकल सकते हो आप नहीं निकल सकते हो, तो फिर हाथ पल्ला मारोगे? सुन लेना, हाथ पल्ला मारोगे। अगर एक बंदा है कमरे में ऑक्सीजन बंद हो जाए कमरे में ऑक्सीजन कम हो जाए, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, 3 बंदे वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने यूज़ करनी है। अब एक बंदे को लगता है कि मैं आसानी से दरवाज़ा खोल के बाहर जा सकता हूँ, मुझे उनके साथ लड़ने की क्या ज़रूरत है फॉर ऑक्सीजन, तो कंपटीशन कम होगा, लड़ाई कम होगी। लेकिन अगर को किसी को पता है कि वो बाहर से लॉक है और उसके बाहर जो है वो टैंक खड़े हैं कि जो बाहर आएगा वो तोप से उड़ा देंगे, ठीक है, जो ये विन कर लेगा ना सिलेंडर उसको बाहर आने देंगे, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? जी जान से जो है ना वो उमैर को मार दोगे। सर हर इंसान की कोशिश, हाँ, हर इंसान की कोशिश होती है, उमैर को मार दोगे। तो इसी तरीके से कंपनी को जब पता है कि मैं अब लॉस होने के बावजूद इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर वो लड़ाई करता है, जी जान के साथ लड़ाई करेगा। तो व्हाट इज मेंट बाय जी जान के साथ लड़ाई करना? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एग्जिट बैरियर काफ़ी हाई हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये एग्जिट बैरियर मुश्किल और आसान कब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने आज से कोई 3-4 साल पहले जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के तो फैक्ट्री खड़ी की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के, नहीं मुनाफा हुआ, आप इस सामान को बेचना चाहोगे? आप कहते हो कि यार 1 बिलियन, मैंने जो है ना वो 10 बिलियन डॉलर लगाए थे, तो कम से कम जो है वो मुझे 50% तो मुझे मिल जाए, यानी 5 बिलियन डॉलर मेरा रिकवर हो जाए। आप ये चाहोगे? या मैक्सिमम मुझे रिकवर। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको ये बात आती है 0.5 बिलियन डॉलर, आप बेचोगे? आप बोलोगे यार इतना नुकसान, मैं सारी ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता।
तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने फैक्ट्री लगाई थी वो स्पेशलाइज नेचर की थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जहाज़ों का सामान बनाने वाली फैक्ट्री लगाई, तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो बाकी चीज़ों में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, है ना? ठीक होगा। या आपने कोई ऐसी स्पेशलाइज नेचर की जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई जिसकी मार्केट में डिमांड ही कोई नहीं है, तो वो फिर किसको बेचोगे? वो फिर कोड़ियों के भाव बिकेगा। तो फिर आप कहते हो कि यार इतना बड़ा नुकसान जो कि मैं सारी ज़िंदगी शायद पूरा ना कर सकूँ, बेहतर है मैं लड़ाई करूँ, शायद मैं जीत जाऊँ। तो जब एग्जिट बैरियर्स हाई होते हैं, टफ होते हैं, तो उस वक्त इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ जाती है। जब एग्जिट बैरियर आप कहते हो कि ठीक है यार मार्केट में सामान बेचते हैं, अपने एसेट बेचते हैं, मुझे जो है वो $8 बिलियन मिल जाएंगे, $2 बिलियन का नुकसान मैं अगले 5-7 सालों में कर लूँगा पूरा, तो फिर आप आसानी से निकल जाते हो। ठीक है जनाब, डन। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट है, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, मुझे डर है, सुनिएगा, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, मुझे डर है कि मेरा कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को छोड़ के तो सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये डर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसे ही है। किस पे डिपेंड करता है, कैसे पता लगता है कि थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट हाई है या लो है? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो डर है कि किसी भी टाइम मेरा कस्टमर जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करता है। अगर उसकी प्राइस, सब्स्टिट्यूट की प्राइस आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस से कम है तो वो शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर उसकी प्राइस आपकी प्रोडक्ट की प्राइस से हाई है तो फिर डर ज़ीरो है या डर है लेकिन कदरे कम है? डर है क्योंकि मार्केट में एटलीस्ट वो अवेलेबल है, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डर का लेवल कम हो गया। ठीक हो गया। नंबर 3 पे क्या आता है जनाब? नंबर 3 पे आता है क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है। अगर उसकी क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से बेहतर है तो डरने की ज़रूरत है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अगर उस आप सब्स्टिट्यूट की क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कम है तो डरने का लेवल कम हो जाता है। डर बहरहाल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मार्केट में वो मौजूद है। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्या टेक्नोलॉजिकली सब्स्टिट्यूट आपकी प्रोडक्ट से आगे है, पीछे है? अगर आगे है तो डर का लेवल ज़्यादा है, अगर पीछे है तो डर का लेवल कम है, लेकिन डर बहरहाल ज़रूर है क्योंकि सब्स्टिट्यूट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? वो नशइयों वाली एग्जाम्पल ले लो। आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी मार्केट में है, रेड बुल मार्केट में है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में है, इन सब के अंदर कैफीन मौजूद है। देख लो जनाबे वाला, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी से कंपेयर कर लो। अगर तो लोगों को लगा कि इसकी क्वालिटी हाई है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि मार्केट में कॉफ़ी भी हमारी वो ज़रूरत पूरी करती है। पता लग गया तो चांसेस बढ़ गए। नहीं, पहले तो मार्केट में थी ही नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं था। मार्केट में आ गई, चांसेस बढ़ गए कि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ सकता है। फिर प्राइस के साथ कंपेयर करो। ये फॉर एग्जांपल 300 का एक पैकेट मिलता है और ये 307 रुपये का मिलता है या 293 रुपये का मिलता है, तो डर तो है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डर का लेवल कम है, ये प्राइस कम है तो डर का लेवल और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ जनाब उसकी क्वालिटी पे। क्वालिटी के साथ कंपेयर कर लो, या तो इसकी क्वालिटी अच्छी है या इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर सब्स्टिट्यूट की क्वालिटी अच्छी है तो डर का लेवल बढ़ जाएगा, अगर इसकी क्वालिटी कम है लेकिन डर का लेवल कम हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि डर ही ख़त्म हो जाएगा, वो अवेलेबल तो है, किसी भी टाइम पे जो है वो कस्टमर टिड़ जाता है, उसका माइंड घूम जाता है, वो कहता है टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस देख लो, वो यहाँ पे तो समझ में नहीं आती है। कार वर्सेस बुलेट ट्रेन, सेफ एंड सिक्योर कौन सी है? ये। ज़्यादा आरामदेह कौन सी है? ट्रेन। ठीक है, तो आप इसकी जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरफ से डर फॉर द कार प्रोड्यूसर्स बढ़ जाएगा। डन हो गया। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, ये सुबह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 25% ऑफ चैप्टर 7 इज ओवर। कितना आसान है यार, है ना? आसान है ना?